ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान और मैं चाहता हूं कि आप इस फोटो को देखें। पहली नज़र में ये राष्ट्रपति ट्रंप की सामान्य मुस्कुराती फोटो लगती है। टकर कार्लसन भी दिख रहे हैं। हे भगवान, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अभी क्या हुआ। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद अभी अभी मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर दिखाया है। सिर्फ एक मौजूदा राष्ट्रपति के तौर पर ही नहीं, जो अपने आप में एक असाधारण कारनामा है, लेकिन असल में ये सबसे महान काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशनों में से एक है। अगर सबसे महान नहीं भी तो, जिसकी वजह से दुश्मन के 50 शीर्ष नेता मारे गए। CIA ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि टकर कार्लसन ईरान के इस्लामी शासन के उच्च अधिकारियों को गोपनीय जानकारी दे रहे हैं। ट्रंप ने सोचा, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? तो उन्होंने क्या किया, इस्लामी शासन पर हमला करने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने टकर कार्लसन को ओवल ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। टकर कार्लसन बोले, मैं वहां जाऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी दलीलें सुनी कि ट्रंप को इस्लामी शासन पर बमबारी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है टकर कार्लसन, जिन्हें टकर कार्लसन के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी शासन के प्रति हमदर्दी रखते हैं। ट्रंप ने टकर से कहा कि उनका इस्लामी शासन पर बमबारी का इरादा नहीं है, यही उनका सौदेबाजी का तरीका है। आप जानते हैं, वो सिर्फ अपनी सबसे अच्छी डील के लिए ऐसी बातें कहते हैं। तो उसके बाद जाहिर तौर पर टकर घर गए और फिर उन्होंने वो गोपनीय जानकारी इस्लामी शासन को दे दी कि चिंता मत करो, सब ठीक है, ट्रंप सिर्फ झांसा दे रहे हैं, उनका इस्लामी शासन पर बमबारी का इरादा नहीं है। इससे समझ आता है कि अली खमेनाई जमीन के ऊपर क्यों थे। हम सब हैरान थे कि वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। यही वजह है, उन्हें लगा ट्रंप इस्लामी शासन पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस डबल एजेंट को एसेट बनाकर इसे बड़ी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बनाया। अब सुनिए टकर इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि CIA मेरे खिलाफ किसी तरह की आपराधिक रिपोर्ट तैयार कर रही है। एक अपराध रिपोर्ट न्याय विभाग को मेरे द्वारा किए गए एक कथित अपराध के आधार पर। वो अपराध क्या है? असल में युद्ध से पहले ईरान में लोगों से बात करना। ईरान में लोगों से बातचीत। टकर, आप वहां किन लोगों से बात कर रहे थे? क्योंकि जिन लोगों के पारिवारिक संबंध ईरान में हैं, वे आम ईरानी लोगों से संपर्क नहीं कर सकते। तो आप किससे बात कर रहे थे? क्या आप शासन या IRGC के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जिनके पास हमेशा इंटरनेट रहता है? आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन हैं। वे कहते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद। तो अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों से बात कर रहे हैं और साथ ही उन्हें वह महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे हैं जो आपने अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से सुनी है, तो यह देशद्रोह है मेरे दोस्त। उन्होंने मेरे संदेश पढ़े। तो विचाराधीन अपराध संभवतः विदेशी एजेंट अधिनियम या इसी तरह का होगा, यानी विदेशी शक्ति के एजेंट की तरह काम करना। मुझे नहीं लगता कि यह कहीं जाएगा। मैं किसी असली आपराधिक मामले को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं। इसके कई कारण हैं। एक, मैं किसी विदेशी शक्ति का एजेंट नहीं हूं। अमेरिकी राजनीति और वैश्विक मामलों पर टिप्पणी करने वाले बहुत से लोगों के विपरीत मेरी केवल एक निष्ठा है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैंने कभी इसके खिलाफ काम नहीं किया है। मुझे इन्हीं हितों की परवाह है, क्योंकि मैं यहीं का हूं और मेरे कई बच्चे हैं। वो क्या था? मैं अमेरिका के प्रति वफादार हूं क्योंकि मेरे कई बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। यह अमेरिका के प्रति वफादार होने की वजह नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, फिर भी वे अमेरिका से नफरत करते हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मैंने भी कभी पैसे नहीं लिए। बहुत से लोग असल में अपने देश के खिलाफ हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों की वजह से, बल्कि विचारधारा, नाराजगी, ठगा हुआ महसूस करना या धोखा महसूस करने की वजह से भी। इन सब कारणों से आप सच में देश के खिलाफ हो सकते हैं। जब लोग बदले की भावना से भर जाते हैं तो वे सच में बहुत बेवकूफ़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम इन सभी एंटी इजराइल लोगों को जानते हैं। वे इतने असंतुलित और पागल हैं कि गुस्से में खुद से भी कुछ कह सकते हैं। यह युद्ध इजराइल के लिए लड़ा जा रहा है और अमेरिका इसमें घसीटा जा रहा है। अगर मैं युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचाता हूं तो इजराइल को नुकसान होगा।
इसी सोच से लोग खुद को सही मान सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यहाँ ऐसा ही हुआ। मैं सिर्फ उसके तर्क का जवाब दे रहा हूँ कि मैं गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अमेरिका में कई बच्चे हैं और मैं अमेरिका के हितों को मानता हूँ। हाँ, इनमें से बहुत सारे इजराइल विरोधी लोग सच में मानते हैं कि इजराइल पर हमला करके वे असल में अमेरिका की सेवा कर रहे हैं। वे ऐसे ही सोचते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। विचारधारा के कारण आप वहां पहुंच सकते हैं। जरूरत नहीं है, चाहत भी नहीं है, और ये साबित किया जा सकता है। साथ ही मेरा काम सभी से बात करना है। नहीं, तुम्हारा काम गोपनीय जानकारी देना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार CIA को पता था, क्योंकि उन्होंने उसके टेक्स्ट पढ़े थे। उन्होंने उसके टेक्स्ट नहीं पढ़े थे, वे IRGC की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने उनके टेक्स्ट पढ़े जो उन्हें लगा कि टकर कार्लसन से आ रहे हैं। तो टकर कार्लसन गोपनीय जानकारी भेज रहे थे और CIA उनकी निगरानी कर रही थी, और वे बोले, हैं? टकर कार्लसन, आप यहाँ क्यों हैं? उन्हें पता था कि वे गोपनीय जानकारी दे रहे हैं। फिर उन्होंने राष्ट्रपति को बताया, जिसने कहा, मैं खुद आजमा लेता हूँ। मैं हमेशा समझने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यही मेरा पेशा है। नहीं, हाँ, यही तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और कौन भूल सकता है कि वह पुतिन के लिए कैसे चापलूसी कर रहे थे? कौन भूल सकता है जब वो मॉस्को गया और बोला, देखो यहाँ चीजें कितनी सस्ती हैं। युद्ध के बीच में वह पुतिन के प्रवक्ता बनने के लिए मॉस्को गया था। फिर से, रूस संयुक्त राज्य अमेरिका का वैचारिक दुश्मन है। केवल एक मूर्ख ही सोच सकता है कि रूस अमेरिका का सहयोगी है। तो ऐसा क्यों है कि टकर कार्लसन हमेशा अमेरिका के दुश्मनों की बातें दोहराते रहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वह जरूरी तौर पर अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन उसके दिमाग में इजराइल मुख्य दुश्मन है। इसलिए मैं जाऊंगा और इजराइल के दुश्मनों से दोस्ती करूंगा, यानी ईरान की इस्लामी सरकार, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और इन सभी लोगों से। और इस कोशिश में वो ये नहीं समझ पाता कि असल में वो संयुक्त राज्य अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो ये वीडियो देखिए। ये शायद आपको इससे बेहतर समझा देगा जितना मैं समझा सकता हूँ। टकर, मैं चाहता हूं कि तुम व्हाइट हाउस आओ। मुझ पर भरोसा करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए? मेरा मतलब है, हाँ बिल्कुल। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं रास्ते में हूँ, डबल एजेंट। ये कतर एयरवेज देखो। टकर कार्लसन, मैं ईरान से बस ब्लफ कर रहा हूँ। ये डील करने की कला है। हाँ, जानकारी आगे बढ़ा दो। राष्ट्रपति ट्रम्प तो बस ब्लफ कर रहे हैं। आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित। बिल्कुल सही। हाँ, हम सुरक्षित हैं। पीछे खामनेई को देखो। हाँ, ठीक है, अब हम बाहर आ सकते हैं। सब ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ राष्ट्रपति ट्रम्प आ रहे हैं। तो जब से टकर ने वो वीडियो डाला है, तब से ये सारे लोग जिन्हें इजराइल से इतनी नफरत है कि वे अमेरिका की भी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसे देखिए। अगर वे इस युद्ध का विरोध करने वाले मीडिया हस्तियों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। दूसरा, वहाँ इजरायली एजेंट्स हैं। ये लोग इजराइल का नाम लिए बिना दो वाक्य भी नहीं बोल सकते। हमारी सरकार में हर जगह इजरायली एजेंट्स हैं। तो अब ये लोग इजराइल के लिए अमेरिकियों की जासूसी कर रहे हैं। इस स्तर का कब्जा असहनीय है। डेव क्लाउनस्मिथ को देखो। CIA देश के प्रमुख समाचार प्रसारक की जासूसी कर रही है ताकि उस पर एक और विनाशकारी युद्ध रोकने की कोशिश का आरोप लगाया जा सके। ये बड़ा घोटाला है और स्वतंत्र समाज के लिए शर्मनाक है। जो लोग इस घटना का समर्थन करते हैं वे देश और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से गद्दारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि CIA टकर की जासूसी कर रही थी। नहीं, वे IRGC की जासूसी कर रहे थे और फिर उन्होंने वे संदेश पकड़ लिए हैं। टकर, तुम सीधे अली खामनेई को संदेश क्यों भेज रहे हो? यही हुआ था। ठीक है, इस सनकी के बारे में क्या ख्याल है? अगर वे टकर के लिए आए तो हम सुबह कूच करेंगे। तुम क्या करने वाले हो? सच में यह कुछ कहने लायक नहीं। हम इन बोल्शेविक वंशजों के साथ गुलाग्स 2.0 नहीं करेंगे। लगता है इनकी धोखाधड़ी अब खत्म होगी। दोस्तों, मैं ये काफी समय से कह रहा हूं। समझ नहीं आता हम अब लोगों पर देशद्रोह का आरोप खासकर युद्ध के समय क्यों नहीं लगाते।
हम कैसे लोगों को दुश्मनों के विचार फैलाने की अनुमति दे सकते हैं? कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि कोई सच बोल रहा है या कैंडस ओवेंस, डेव स्मिथ, जेंक उइगर, एन्ना कैस्पेरियन जैसे लोग दुश्मनों की बातें दोहरा रहे हैं। हमें उन बातों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वे झूठ हैं। ऐसा नहीं चलता। चाहे आप जनता में कोई भी बात फैलाएं, हमेशा समाज का एक हिस्सा ऐसा होगा जो इतनी आसानी से उस पर विश्वास कर लेगा। ये लोग जैसे जेंक उइगुर और अन्ना कास्पेरियन खुद भी भोले और विद्वान नहीं हैं, बस पूरी तरह पागल है। वे इज़राइल से इतनी नफरत करते हैं कि मानते हैं सारी बुराई की जड़ इज़राइल, यहूदी और सियोनवाद है। इसलिए चाहे उस तरफ से कुछ भी आए, हम बस उसका विरोध करेंगे। तो जब आप इस तरह की मानसिक बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलाते हैं, तो ये मुमकिन है कि आपके देश की 10, 20, 30% आबादी इसके झांसे में आ जाए। जब आपकी आबादी का बड़ा हिस्सा झूठी बातों में आ जाता है, तो क्या होगा? कुछ लोग इसे अगले स्तर तक ले जाएंगे। कुछ लोग युद्ध प्रयासों को नुकसान पहुंचाने लगेंगे, जैसा टकर कार्लसन के मामले में हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका से नफरत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। मुझे लगता है वह शायद नाराज है क्योंकि अब उसकी राष्ट्रपति तक पहुंच नहीं है। मुझे लगता है वो नाराज है कि ट्रंप ने ईरान से युद्ध शुरू किया और इजराइल को पूरी तरह नहीं छोड़ा, जैसा ये लोग चाहते थे। आने वाले दिनों में उसकी गिरफ्तारी और आरोप तय होंगे, साथ ही नई जानकारियां मिलेंगी। मुझे नहीं समझ आता कि देशद्रोह के आरोप फिर से क्यों नहीं लगाए जा रहे। इस आदमी को देखिए। इस आदमी का नाम ईथन लेविन्स है। यह बेवकूफ सीधे तौर पर इजराइल की पैट्रियट बैटरियों के निर्देशांक साझा कर रहा था। सुनिए। ईरानी सरकार के लिए जरूरी संदेश। मुझे आज रात मिसाइलें चाहिए। इजराइल के चैनल 12 ने नई पैट्रियट बैटरी सिस्टम पर रिपोर्ट की थी। ये यहीं प्लैशमिन एयरफोर्स बेस पर है। असल में ये यही है। ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, कोई विद्वान नहीं है। अगर इजरायली सरकार ने इसे सार्वजनिक किया है तो शायद वे चाहते हैं कि इस्लामी शासन को पता चले, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो ये है कि इससे बहुत सारे देश के अंदर के गद्दार भी बेनकाब हो जाएंगे। यही तो वे कर रहे हैं। इस आदमी ने मुझ पर दुश्मन की मदद करने का आरोप लगाकर खुद पर निशाना साधा है। ईरान, अगर तुम देखना चाहते हो तो थोड़ा जूम आउट कर सकते हो। मैं आपके लिए जूम आउट कर रहा हूं। यही पैट्रियट बैटरी सिस्टम है और इसी व्यक्ति ने इसकी रिपोर्ट की थी। ये चैनल 13 है। असल में आप यहां पर एरो बैटरी एयर डिफेंस के बारे में देख सकते हैं। उसने खुलेआम दुश्मन की मदद की, जो कि देशद्रोह है, खासकर जब युद्ध चल रहा हो। अब वो घबरा गया है। वो कह रहा है, ओह, लोग चाहते हैं मुझे देशद्रोह का दोषी ठहराएं, जिसकी अधिकतम सजा मौत है। तुम्हें दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए थी। युद्ध से असहमत हो सकते हो, पर दुश्मन की मदद नहीं कर सकते। वैसे भी ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोग मेरी वीडियो मेरे सभी अकाउंट्स के साथ पोस्ट कर रहे हैं। 40 लाख फॉलोअर्स, 4 लाख फॉलोअर्स चाहते हैं कि मुझे देशद्रोह के लिए गिरफ्तार किया जाए। ये इस समय एक संगठित प्रयास है। पिछले 1 घंटे में देशद्रोह, उसे गिरफ्तार करो, गद्दार। जानते हो देशद्रोह की सजा क्या है? मौत। वे चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं। शायद मौत की सजा कुछ ज्यादा है, लेकिन 10-20 साल की अच्छी खासी जेल की सजा बिल्कुल जरूरी है, खासकर जब हम इस सोशल मीडिया के युग में रहते हैं। जब आपके पास ऐसे कई बेवकूफ लोग हों जो दुश्मन की खुलकर मदद करे और सोचे कि कोई अंजाम नहीं होगा, तो वो अकेला नहीं हो सकता। आपके पास टकर कार्लसन, कैंडस ओवेंस, डेव स्मिथ, जेंक उइगर, एंड कैस्पेरियन, जैक्सन हिंकल आदि हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुलेआम दुश्मन की मदद और समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम पश्चिम में किसी कारणवश सोचते हैं कि ओह, हम देशद्रोह के आरोपों से ऊपर है, हम लोगों पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाते। आप जानते हैं कि दूसरे देश क्या करते हैं? वे उन्हें गोली मार देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि वे उन्हें गोली मारते हैं। हम अभी भी कानून व्यवस्था की सभ्यता है, लेकिन हर पश्चिमी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी देशद्रोह के आरोप लगाता है। हमारे पास ये एक वजह से है।
द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ लोगों पर नाजी जर्मनी की मदद के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है इन लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। देशद्रोह की गंभीरता के अनुसार उन्हें 5, 10, 15 या 20 साल जेल होनी चाहिए, ताकि वे अपने गिरेबान में झांक सके और सोचे कि वे दुश्मन के प्रचार में फंसकर खुद को हीरो समझ बैठे थे। उन लोगों की मदद और समर्थन करके जो अपने ही 30,000 लोगों को मारने में सक्षम है। मुझे अभी पता चला कि IRGC के सुप्रीम कमांडर मोइद मुहसिन कुछ नाम के आदमी ने अपने ही बेटे को फांसी दे दी क्योंकि वह शासन के खिलाफ था। यही है उनका चरित्र जिनका ये बेवकूफ बचाव कर रहे हैं। तुम चाहे जितना भी इजराइल से नफरत कर लो, लेकिन आखिरी बार कब इजराइल ने अपने 10, 20, 30 प्रदर्शनकारियों को मार डाला था? मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10, 20, 30 प्रदर्शनकारियों की बात कर रहा हूं। उसने कभी ऐसा नहीं किया। यही फर्क है। यही कारण है कि पश्चिमी सभ्यता का समर्थन करने वाले लोगों को इजराइल के साथ खुद को जोड़ना पड़ता है। ये लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मेरा सब्र अब खत्म हो गया है। देशद्रोह कानून जरूरी है। ऐसे लोगों को पकड़ना होगा। अगर आप दुश्मन के साथ हैं तो आपके साथ भी दुश्मन जैसा ही बर्ताव होगा।